अब देखो अपन यहां से क्या है, चैप्टर का एक नया पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसको मैं नाम देता हूं पार्ट बी। ये थ्योरेटिकल पार्ट है। इसके अंदर क्या स्टडी करेंगे अपन, डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अपन देखते हैं, हेडिंग लिखता हूं मैं सबसे पहले। ये है आपके पास डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शन बोल लो, इम्परफेक्शन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। होता क्या है, एनी डेविएशन फ्रॉम फिक्स्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर is known as defect। कोई भी थोड़ा सा भी डेविएशन है जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, भाई मान लो स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, A प्लस है B माइनस है, यहाँ A प्लस होना चाहिए लेकिन A प्लस मिसिंग है, ये B माइनस है, ये A प्लस है, ये B माइनस है, ठीक है, ये A प्लस है, यहाँ पर B माइनस होना चाहिए था लेकिन ये मिसिंग है, ठीक है, फिर ये A प्लस आ गया। तो आप ध्यान दें, मतलब ये एक तरीके का क्या आ गया कि भाई जो फिक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर था उसमें कहीं ना कहीं डिफेक्ट आ गया। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, डिफेक्ट बोलते हैं। अगर अपन डिफेक्ट्स के टाइप की बात करें तो जो डिफेक्ट्स होते हैं, डिफेक्ट्स की बात करें, डिफेक्ट्स ठीक है, दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, दूसरा आपके पास होता है पॉइंट या इसका जो फेमस नाम है, ठीक है, एटॉमिक डिफेक्ट, एटॉमिक डिफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्या है एग्जैक्टली ज्यादा डिस्कशन नहीं है, ठीक है, ये इंजीनियरिंग में काम में आता है आगे। भाई टेम्परेचर राइज करेंगे, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के जो है कि भाई इंटरस्टिशियल साइट में चले गए या कहीं और चले गए, तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट की अपन बात नहीं करेंगे। अपन सारा जो चैप्टर डील करेगा वो किससे करेगा, पॉइंट डिफेक्ट से। पॉइंट डिफेक्ट में क्या है आपके पास, एक तो आएगा स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है, एक आएगा आपके पास नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है, और एक आएगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक। तो देखो बेसिकली अपन इन तीन डिफेक्ट की बात करेंगे, एक तो स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब अपन इन तीन को बिल्कुल ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए, पहले वाले को ए नाम दे देते हैं अपन, इसकी हेडिंग लिखते हैं अपन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नॉट चेंज। देखो क्या है, डिफेक्ट से पहले और डिफेक्ट के बाद भी अपना कंपाउंड अगर NaCl था, ठीक है, तो डिफेक्ट के बाद भी इस फॉर्मूला क्या रहेगा, NaCl ही रहेगा। भाई ये कंपैरिजन आपको नॉन स्टोइशियोमेट्रिक से बेटर समझ में आएगा, जहां पर Fe 0.93 हो ऐसा फॉर्मूला। तो इसमें स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट की खास बात तो ये है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अनचेंज रहता है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसके दो टाइप होते हैं, तो इसके दो टाइप है, इस डिफेक्ट के दो टाइप। एक तो आपके पास है शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है। पॉइंट वाइज बात करते हैं, इसमें क्या होता है शॉर्ट की डिफेक्ट में। तो शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग AB टाइप। अगर AB टाइप की बात करें, इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन क्या होंगे, मिसिंग होंगे। इससे क्या होगा, इससे देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है,
इससे इसकी कंडक्टिविटी, ठीक है, वैकेंसीज कैटायनिक एंड एनायनिक वैकेंसीज आर प्रोड्यूसर्स. सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस. तो इससे क्या होता है, कैटायनिक एंड एनायनिक वैकेंसीज प्रोड्यूस होती हैं, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी. मैं आपको समझाता हूँ. जैसे क्या होता है कि भाई आप यूं समझे कि ये आपके पास चौक है, ये बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, वायर लगाया, यहां से लगाया वायर, तो करंट का फ्लो इधर नहीं हो रहा, पर मैंने क्या इसके अंदर इस तरीके से होल क्रिएट कर दिए. होल का मतलब होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले. बहुत सारे होल है, तो वो क्या है, वही वैकेंसीज है. तो वो होल को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का कॉन्टिन्यूसली क्या शुरू हो जाएगा, फ्लो शुरू हो जाएगा. तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, देखो जहां भी वैकेंसीज क्रिएट होंगी तो वो क्या करेगा, या होल फॉर्मेशन होगा, वो गुड कंडक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, अभी और डिस्कशन करते हैं, आप ध्यान देना. इससे क्या होगा, जो डेंसिटी पे इफेक्ट आएगा, डेंसिटी इसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इससे डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी. ये कैसे होता है, जैसे ये मान लो A प्लस है, ये B माइनस है, ये 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 A प्लस है. ठीक है, आप ध्यान देना. देखो डिफेक्ट का मीनिंग क्या है, मैं आपको समझाता हूं. भाई जो A प्लस था इक्वल नंबर में, A प्लस यहां पर क्या हो गया, मिसिंग हो गया. B माइनस कहीं से भी B माइनस था. 10 अगर A प्लस मिसिंग थे तो 10 ही क्या थे, B माइनस मिसिंग थे. इसी को अपन क्या बोलते हैं, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग. ठीक है, फिर ये किन में पाया जाता है, दिस डिफेक्ट इज प्रेजेंट, दिस डिफेक्ट इज प्रेजेंट in solid with. तो याद करने का तरीका क्या है, इसकी स्पेलिंग पे जाओ CH. ठीक है, तो आप क्या याद करेंगे, विथ हायर कोऑर्डिनेशन नंबर एंड लोअर डिफरेंस in size of cation and anion. देखो आपको ये बिल्कुल याद करना कि ये किन में प्रेजेंट होता है, उन सॉलिड में प्रेजेंट होता है जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर हायर होता है और साइज में जो डिफरेंस है वो क्या होता है, कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस क्या होता है, लोअर. तो हायर कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जैसे एग्जांपल क्या होते हैं, KCl है, NaCl है, सीजियम क्लोराइड है, AgBr है. तो इसके ये एग्जांपल आ जाएंगे, KCl, NaCl, सीजियम क्लोराइड, AgBr. ठीक, अब आप ध्यान दें. इसके बाद बात करते हैं अपन इसी का जो सेकंड पार्ट है, वो है आपके पास फ्रैंकल डिफेक्ट. ठीक, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है ये देखते हैं अपन. ठीक, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है ये देखते हैं. इन इट कैटायन और एनायन आर प्रेजेंट other than fixed lattice point LP, which is known as ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट. ठीक, ये क्या होता है मैं आपको डायग्राम से भी बताता हूं. देखो जैसे क्या था, A प्लस था, B माइनस था,
ए प्लस था, बी माइनस था, ए प्लस था, बी माइनस था, ए प्लस था, बी माइनस था, ए प्लस था। ठीक, अब ध्यान दो भाई, जनरली तो जो छोटा वाला है ना ए प्लस, ये यहां पर मिसिंग होकर ये यहां आ गया। ठीक, तो आप देखो ए प्लस कहां चला गया, वहां चला गया। उस साइड को अपन क्या नाम दे रहे हैं, इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, अच्छा, तो अब आप ध्यान दें, जो ये पॉइंट होता है ना, ये भी ध्यान देना, ये फिक्स्ड क्या होता है, लैटिस पॉइंट होता है, और जो ये है इसको इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको ढंग से पता होनी चाहिए। ठीक, फिर इससे क्या होगा भाई, इंपैक्ट की बात करें तो डेंसिटी पे क्या आएगा, नो इफेक्ट बोलना पड़ेगा आपको भाई, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स पे तो क्या है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन आप देखो यहां वैकेंसी प्रोड्यूस हो गई, इसलिए क्या होगा, अगर कंडक्टिविटी पूछी जाए तो कंडक्टिविटी इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी कंडक्टिविटी। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, आप ध्यान देना, इट इज ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन। डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं अपन इसको। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा, ये किन में पाया जाता है, ठीक इसका अपोजिट, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, और जो डिफरेंस है आर प्लस एंड आर माइनस में डिफरेंस ये क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए। तो आर प्लस एंड आर माइनस में डिफरेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। फिर अपन बात करें एग्जाम्पल की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम के एग्जाम्पल है, ZNS है, CUS है, AGBR दोनों में होता है। फिर अलग एग्जाम्पल याद करेंगे, AGCL, AGI, ये भी इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है और बड़े ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखो मैं थोड़ा सम अप करता हूँ इसको। डिफेक्ट्स तो क्या है, थोड़ा भी डेविएशन है ना, यहाँ पर ए प्लस होना चाहिए था, नहीं है मतलब डिफेक्ट, ए प्लस यहाँ होना चाहिए था, कहीं और चला गया, ऐसे ही आई। जो फिक्स्ड स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा भी डेविएशन है तो वो डिफेक्ट है। अपन तीन टाइप के, पॉइंट या एटॉमिक डिफेक्ट, स्टोइशियोमेट्रिक। स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब क्या है कि इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, एक ए बी टाइप की बात कर रहे हैं, इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन मिसिंग हो, इक्वल नंबर में कैटायन एनायन मिसिंग है तो इस यूनिट वॉल्यूम में डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बड़ा इंपॉर्टेंट। वैकेंसी क्रिएट होने से कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर ये किन में पाया जाता है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हायर होता है, एंड कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस क्या होता है, कम, कोऑर्डिनेशन नंबर हायर के एग्जांपल। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, कैटायन या एनायन अपने फिक्स्ड लैटिस पॉइंट, इसकी जगह कहां चला गया, इंटरस्टिशियल साइट में, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। यूनिट वॉल्यूम में एटम उतने ही रहे इसलिए डेंसिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन वैकेंसीज क्रिएट होने से क्या हो गया, कंडक्टिविटी बढ़ गई। इसका अपोजिट, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हायर था, इसमें लोअर होगा, और कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एग्जाम्पल, कम कोऑर्डिनेशन नंबर वाले ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो अब स्टूडेंट के दिमाग में बात ये आती है, वो ये कहता है कि सर ये जो डिफेक्ट्स है ये क्यों प्रोड्यूस हुए, मतलब क्यों ऐसा प्रोड्यूस। देखो मैक्सिमम केस में तो अपन डिफेक्ट जानबूझ के प्रोड्यूस करते हैं। एग्जैक्टली ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये बड़े काम के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में या और दूसरे कंपाउंड्स में काम में आते हैं, पर इनके साथ एक दिक्कत आती है कि ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, तो इनकी जरूरत पड़ती है अपने को इनकी कंडक्टिविटी बढ़ाने की। मैक्सिमम डिफेक्ट्स तो इसीलिए इनको थर्मोडायनेमिकल डिफेक्ट भी बोलते हैं। भाई जब आप गर्म करते हैं ना, जितनी ज्यादा हीट देंगे तो उनमें उतना ही ज्यादा इम्परफेक्शन आने लगता है। तो मैक्सिमम जो डिफेक्ट है अपन जानबूझ के प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे इससे आगे वाले भी हैं, ताकि अपना मेन एम क्या है, अपन क्या बढ़ाना चाह रहे हैं, इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ भी होल फॉर्मेशन से या ये कहें कैटायनिक वैकेंसी से या एनायनिक वैकेंसी से, और वहां कैटायनिक वैकेंसी से, दोनों ही केस में कंडक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। आगे और टाइप की बात करते हैं अपन, देखते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो अपन देखते हैं बी पार्ट, ये है आपके पास नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट।
तो इसमें क्या होता है, अगर इसकी बात करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सॉलिड इज चेंज्ड। इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो जाता है, इसीलिए इसको नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। भाई जैसे क्या है, FeO ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe 0.94 O में, ऐसा कंपाउंड बनता है। निकेल ऑक्साइड है तो Ni 0.98 O ऐसा कंपाउंड बन जाता है। तो ये डिफेक्ट Cu 1.8S। तो जब ये वाले फॉर्मूले आते हैं, अपने पास, तो इन्हीं को नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड भी बोलते हैं या डिफेक्ट्स भी बोलते हैं। देखो मेनली ये डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं, ठीक है। ये है अपने पास, अगर पहली बात करें तो ये है मेटल एक्सेस। ये है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एनायन। इस वाले केस में क्या होगा, एनायंस कम हो जाएंगे, ठीक है। दूसरे केस की भी अपन बात करेंगे, पहले इसको ढंग से देखते हैं अपन। देखो व्हेन, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, मैं थोड़ा स्पीडली लिखता हूं। व्हेन NaCl crystal is heated in presence of sodium vapor, then Cl minus chlorine atoms are attracted by sodium vapor and in place of Cl minus only unpaired electron are present. This center is known as FARBE, Greek word। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, यहां अपन सेकंड नंबर देखेंगे, पहले इसी का अपन आगे करते हैं। इज नॉन एज F सेंटर, ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, F सेंटर बोलते हैं। अगर इसके डायग्राम की बात करें तो आप ध्यान देना, ये आपके पास सोडियम वेपर था, ठीक है। ये सोडियम प्लस Cl माइनस, सोडियम प्लस Cl माइनस, सोडियम प्लस Cl माइनस, सोडियम प्लस Cl माइनस, सोडियम प्लस। ये अपने पास क्या था, क्रिस्टल था। देखो मैं आपको ढंग से समझाता हूं क्या है इसके अंदर, खास बात क्या है। तो क्या होता है, सोडियम वेपर की प्रेजेंस में जब इसको गर्म करते हैं तो जो क्लोरीन एटम है वो इससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखने के लिए यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़ा रहेगा। ये वाला क्लोरीन भी चला गया तो यहाँ पर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही और भी, तो इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, यही आपके पास क्या है, ये वाले, ये F सेंटर है। F सेंटर पे क्यों F सेंटर बोलते हैं, क्योंकि ये क्या हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इससे क्या होगा, जो सॉलिड है वो क्या होगा, कलरफुल हो जाएगा। और कलर को ग्रीक वर्ड में बोलते हैं, ये फैब का मतलब होता है कलर, ठीक है। देखो कलर को ग्रीक में बोलते हैं फैब, तो उसका F वर्ड ले लिया, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया अपन ने, F सेंटर। तो अपन ये कहते हैं ड्यू टू दिस डिफेक्ट, ठीक है, ड्यू टू दिस डिफेक्ट solid is
कलरफुल, गुड कंडक्टर एंड पैरामैग्नेटिक। तो देखो इसके कारण जो जो प्रॉपर्टीज जनरेट होती है, एक तो कलरफुल हो जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टिविटी आ गई, और तीसरी बात क्या आ गई, पैरामैग्नेटिज्म आ गया। आप क्या है इसके अंदर कुछ कलर भी याद करेंगे, ठीक है। क्या याद करेंगे, NaCl का कलर तो क्या हो जाता है, येलो हो जाता है, ठीक है। जो लिथियम क्लोराइड है इसका कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। KCl का जो कलर है वो वायलेट हो जाता है। तो ये कलर बड़े इंपॉर्टेंट है, आप इनको मेमोराइज करेंगे। मैं रिपीट करता हूं अपनी बात, लेकिन ये ध्यान रखना, ये किसकी प्रेजेंस में, सोडियम वेपर की प्रेजेंस में, ये लिथियम वेपर की प्रेजेंस में, और ये किसकी प्रेजेंस में, पोटेशियम वेपर की प्रेजेंस में, ठीक। पूरी बात को मैं रिपीट करूंगा, इसके बाद पहले अपन क्या है सेकंड नंबर पे आते हैं। इसी के सेकंड नंबर की बात करें अपन, तो ये है, ये भी है मेटल एक्सेस ही है, ड्यू टू एक्सेस ऑफ कैटायन। इसमें कैटायन का एक्सेस हो जाता है। अब देखो इसमें क्या आता है, व्हेन ZnO, ये प्योर वाइट होता है, ZnO क्रिस्टल is heated, then some Zn+2 and unpaired electrons are trapped in interstitial site, ठीक है। इससे भी क्या होगा, जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, कलरफुल हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, और साथ में क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। एंड ZnO क्रिस्टल जो है वो कौन से कलर का हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है, ठीक। तो देखो इसमें क्या होता है, अगर इसकी बात करें अपन, ठीक है, तो ये है Zn+2 ऑक्सीजन -2, Zn+2, Zn+2 ऑक्सीजन -2, Zn+2 ऑक्सीजन -2, Zn+2 ऑक्सीजन -2, ठीक। देखो यहाँ जगह कम है इसलिए मैं इसकी रिएक्शन क्या है ऊपर लिख रहा हूँ, बाकी कोई ऐसी खास बात नहीं। ZnO सॉलिड, ठीक है, गर्म करने पे Zn+2 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2 गैस। समझना आप मेरी बात। देखो मेनली क्या है, ZnO क्रिस्टल को आपने गर्म किया, साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन गैस निकल रही है। Zn+2 सॉलिड है तो वो जो एम्प्टी स्पेस है उसी में घुस गया, तो Zn+2 तो कहाँ आ गया, आप ध्यान दो, यहाँ आ गया। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कहाँ ट्रैप्ड हो गए, इसी इंटरस्टिशियल साइड। तो इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके कारण ये क्या हो गया, गुड कंडक्टर ऑफ क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गुड कंडक्टर हो गया, ठीक है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये व्हाइट कलर से किसमें चेंज हो गया, येलो कलर में चेंज हो गया, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन की फॉर्म में। तो आजकल क्या है एग्जाम में ये थ्योरेटिकल पार्ट भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक। पॉइंट टू पॉइंट बात करें, अपना एम क्या था, अपने को NaCl, आपको पता है कि ये बहुत बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ानी थी। अपन ने क्या किया, NaCl के क्रिस्टल को सोडियम वेपर की प्रेजेंस में गर्म करना शुरू किया, मतलब उसके बॉन्ड टूटने शुरू हुए। सोडियम वेपर ने क्लोरीन एटम को अट्रैक्ट कर लिया, उसकी जगह क्या आ गया वहां पर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया इसके कारण क्या होगा, ये जो NaCl है ये कौन से कलर का हो जाता है, येलो कलर। अगर कलर की प्रॉपर्टी आ रही है, ग्रीक वर्ड में इसको बोलते हैं फैब, तो उसका F सेंटर,
तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या बन गया, एफ सेंटर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण क्या क्या प्रॉपर्टीज आएंगी वो बोलते हैं अपन, कलर, गुड कंडक्टिविटी एंड पैरामैग्नेटिज्म। तो कलर आ गया, गुड कंडक्टिविटी एंड पैरामैग्नेटिज्म, तीनों प्रॉपर्टी। इसमें भी ऐसा ही हुआ, ठीक। आपको मेमोराइज करना है NaCl का कलर, लिथियम क्लोराइड का कलर, KCl का कलर। फिर ZnO की बात करें तो इसमें देखो दोनों में आप फर्क समझना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी आए, लेकिन ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, लेटेस्ट पॉइंट पे आए, जबकि यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें आए, इंटरस्टिशियल साइड में। तो असर्शन रीजनिंग या जो सब्जेक्टिव मतलब जिसमें क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है आउट ऑफ दिस, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहां इलेक्ट्रॉन जो आए वो किसमें आए, इंटरस्टिशियल साइड में, जबकि यहां जो इलेक्ट्रॉन आए वो किस पे आए, लेटेस्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद अपन इसी का नेक्स्ट केस लेते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो अपन सी केस में आते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देखो इसको क्या है, अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इन कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड। दो जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम आर प्योर सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर्स। तो देखें कि जो प्योर सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनका क्या स्ट्रक्चर होता है, ये सिलिकॉन, 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 ठीक है। तो इसमें जो डिफेक्ट्स आते हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, पी टाइप, और एक होते हैं एन टाइप, ठीक है। क्या होते हैं पी टाइप, व्हेन प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम आर डॉप्ड विथ थर्ड ए ग्रुप, मतलब बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, तो कौन सा बनता है, पी टाइप। इससे क्या होता है, मेन जो इसका पर्पस है, जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अब देखें आप क्या है, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ठीक है, ये सिलिकॉन। मान लो आपने एल्यूमिनियम कर दिया तो क्या होगा, एल्यूमिनियम के कारण यहां पर क्या हो जाएगा, होल फॉर्मेशन हो जाएगा, होल फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर रखेगा, तो इससे इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसमें जो मेन रीजन है क्यों होता है होल फॉर्मेशन, ये सारा आप फिजिक्स में पढ़ोगे। अभी जो केमिस्ट्री में आपके लिए है वो है कि अगर आपने डॉपिंग थर्ड ए ग्रुप की करी है, थर्ड ए ग्रुप की, इनमें से किसी की डॉपिंग करी है, तो आपको पता होना चाहिए कि इससे जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, पी टाइप, और इससे इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एन टाइप की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, व्हेन प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम आर डॉप्ड विथ फिफ्थ ए ग्रुप, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, देन इट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखो इसमें क्या होगा, जैसे प्योर सिलिकॉन की बात कर लें, प्योर सिलिकॉन की बात कर लें, या जर्मेनियम भी बोल सकते हैं अपन, प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात कर रहे हैं अपन। अब मान लो आपने यहाँ पर फास्फोरस या नाइट्रोजन, फास्फोरस कर दिया है, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, ठीक है। तो आप देखो 5 के कारण एक क्या आएगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इससे इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
तो इसमें आपको कोवेलेंट सॉलिड में आपको जो बात पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि इसमें क्या होता है, प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम तो क्या होते हैं, जो प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। अगर इसमें आपने फास्फोरस 5th ग्रुप को डाल दिया तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, और अगर 3rd ग्रुप को डाल दिया जैसे एल्यूमिनियम को तो क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और दोनों का पर्पस क्या है, इससे जो कंडक्टिविटी है, इससे भी जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दोनों का पर्पस क्या है, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करवाना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन। आप ध्यान देना, इसी का जो सेकंड पार्ट है इन आयोनिक सॉलिड when SrCl2 is doped in pure NaCl, then cationic vacancies मैं CV से लिख रहा हूं, आर प्रोड्यूस्ड। सो इससे क्या होगा, जो कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मेन पर्पस अपना क्या था, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना। आप ध्यान दो, इसका अगर डायग्राम की बात करें तो Na प्लस है, Cl माइनस है, Na प्लस है, Cl माइनस है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास Cl माइनस है, यहाँ पर सोडियम प्लस आ गया, यहाँ Cl माइनस है। आप ध्यान देना क्या है इसके अंदर, अपन समझते हैं इस बात को। देखो अब क्या हो गया, एक सोडियम प्लस की जगह ये जो कैटायन है वो क्या आ गया, Sr+2। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगी, कैटायनिक वैकेंसी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो कितनी कैटायनिक वैकेंसी प्रोड्यूस होगी ये आपके पास एनसीईआरटी का और सभी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी बनेगा। अभी क्वेश्चन की फॉर्म में सॉल्व करेंगे। पर देखो इम्प्योरिटी डिफेक्ट से भी अपना पर्पस क्या था, दोनों ही केस में अपन चाह रहे थे कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना, तो कंडक्टिविटी को इस तरीके से इंक्रीज किया गया। बहुत छोटी छोटी बातें, पी टाइप कब बनेगा, एन टाइप कब बनेगा, और दूसरा ये, तो इस पे तो न्यूमेरिकल बनता है, वो अभी अपन देखते हैं, आगे देखते हैं उसको। हाँ, तो अब देखो डिफेक्ट्स के बारे में क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन Fe0.940 कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ Fe+2 एंड Fe+3। देखो क्वेश्चन रिडॉक्स के कंसेप्ट से भी सॉल्व होता है, पर उसकी तुलना में ये कंपैरेटिवली आसान रहेगा, आप ऐसे ही सॉल्व करें। ठीक है, अपन ने कहा सॉल्यूशन के लिए भाई Fe का 0.940 ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसका मतलब निकलता है कि इसमें आयरन और ऑक्सीजन एटम का जो रेशियो है वो 0.94 एंड 1 ये रेशियो आ रहा है। मैंने कहा ये पॉइंट्स में है, वैसे पॉइंट में भी सॉल्व हो जाएगा, पर मैंने इसको आसान किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 94:100। आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसका मतलब इस कंपाउंड में जब 94 एटम आयरन के हैं तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 100। ये कह रहा है ये आयरन दो टाइप की है आपके पास, एक तो आपके पास क्या है Fe+2 है, और एक आयरन कौन सी है Fe+3 है। लेकिन मुझे पता है ऑक्सीजन सारी क्या है, ऑक्साइड आयन -2 की फॉर्म में। मुझे पता है पूरा कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल है, पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है। तो क्या होगा, जितना टोटल कैटायनिक चार्ज होगा उतना ही टोटल क्या होगा, एनायनिक चार्ज होगा, टोटल एनायनिक चार्ज। ठीक है, तो कैटायनिक चार्ज की बात करें, एक आयरन पे +2 है, तो मैंने ऐसा मान भी लिया कि ये कितने हैं, अगर ये x है तो अपने आप ही ये कितने हो जाएंगे, 94 - x हो जाएंगे। तो एक आयरन पे +2 है तो ये कितना हो गया, 2x हो गया, प्लस 3 इंटू कितना हो गया, 94 - x हो गया।
और ये टोटल 100 है तो टोटल चार्ज साइन नहीं लेना है क्योंकि अपन चार्ज को इक्वल कर रहे हैं, तो टोटल चार्ज कितना हो गया 200, ठीक है। अब आप ध्यान देना, इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं, तो आप ध्यान दें, ये आ जाएगा मेरे पास 2x प्लस, ये देखें ये आ गया 2 और ये आ गया 282 माइनस कितना आ गया 3x इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया 200। तो आप ध्यान दें माइनस x इज इक्वल टू माइनस 82 आ गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 82। अब परसेंटेज Fe प्लस 2 की बात करें तो आप ध्यान दो, टोटल कितने एटम्स थे आयरन के 94, उसमें से Fe प्लस 2 कितने आए थे 82, तो 82 अपॉन 94 इंटू कितना हो जाएगा 100। अगर परसेंटेज Fe प्लस 3 की बात करेंगे तो आप क्या बोलोगे भाई, ये रिमेनिंग तो 82, ये रिमेनिंग कितने आ गए 12 आ गया, ये 94 आ गया, इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। आपको आ रही है मेरी बात समझ, ठीक है। और एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पे बेस्ड, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आपसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, Cu ये लिखा हुआ है 1.8s, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कॉपर प्लस 1 एंड कॉपर प्लस 2, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ध्यान दें सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, जैसा मैंने अभी बताया आपको, भाई मुझे पता है कॉपर और सल्फर की बात करें तो ये 1.8 है तो ये 1 है, मैंने इजी वे में इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 18 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10। अब मुझे पता है कॉपर प्लस 1 और कॉपर प्लस 2 की फॉर्म में, ये सारा सल्फाइड -2 की फॉर्म में, अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 18 है, 18 माइनस x हो जाएगा, टोटल कैटायनिक चार्ज x प्लस 2 इंटू 18 माइनस x इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 20। तो आप देखें x प्लस 36 माइनस 2x इज इक्वल टू 20, ये इधर जाएगा तो -16 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास x इज इक्वल टू कितना आ गया 16 आ गया। तो अगर आपको कॉपर प्लस 1 का परसेंटेज पूछा हुआ है, आप ध्यान दें कॉपर प्लस 1 का परसेंटेज पूछा है, तो कॉपर प्लस 1 x की वैल्यू कितनी है 16 अपॉन 18 इंटू कितना आ जाएगा 100, और अगर कॉपर प्लस 2 का परसेंटेज पूछा हुआ है तो 2 अपॉन 18 इंटू 100 आ जाएगा, तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखें इस टाइप के क्वेश्चन को एक निकल का क्वेश्चन भी बनता है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन होगा जो कि एनसीईआरटी में गिवन भी है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इसके बाद अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए आप, ये आपको दे रखा है थर्ड नंबर क्वेश्चन के अंदर कि 10 to the power -5 मोल परसेंटेज SrCl2 is doped in pure NaCl. Calculate number of cationic vacancies CV। देखो मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन का जवाब, ठीक है। सॉल्यूशन की अपन बात करें तो आप ध्यान देना, देखो मुझे पता है कि जो प्योर है वो Na प्लस है Cl माइनस है, Na प्लस है Cl माइनस है, Na प्लस है Cl माइनस, ठीक है। अब ध्यान देना आप +3 -3 था, लेकिन अगर आपने इसमें इम्प्योरिटी डाल दी Sr+2 की, ठीक है, तो क्या होगा, अब ये तो +5 हो गया लेकिन ये कितना रहा -4 रहा। बैलेंस करने के लिए Cl- तो आ गया लेकिन एक कैटायनिक वैकेंसी प्रोड्यूस हो गई। तो देखो वैसे तो आप यूं चेक कर लें दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है 2 और 1 में 1 का, तो मेन कंसेप्ट क्या है कि एक के साथ एक Sr+2 के साथ एक ही कैटायनिक वैकेंसी प्रोड्यूस होगी। आप देखें कि सर क्या और केस हो सकते हैं, तो आप देखें अगर मान लो ऐसा दे रखा है NaCl, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, अगर एल्यूमिनियम +3, ठीक है, तो आप ध्यान देना आप, अब क्या होगा, ये टोटल तो 5 हो गया,
ये 5 जब होगा -5, ये +5, तो आपको क्या होगा, 2 कैटायनिक वैकेंसीज प्रोड्यूस होंगी। तो एक एल्यूमिनियम के साथ कितनी कैटायनिक वैकेंसीज प्रोड्यूस होंगी, 2। अगर +4 वाला है तो कितनी कैटायनिक वैकेंसी एक के साथ प्रोड्यूस होंगी, 3। तो अब आप ध्यान दें, कुल मिला के जो इसका सॉल्यूशन आएगा उसके अंदर सबसे जो खास बात आएगी, पहली बात ये आएगी कि नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी इक्वल टू 1 into SrCl2 डॉप्ड। अगर यहाँ AlCl3 होता तो 2 into AlCl3 डॉप्ड। तो अब क्या हो जाएगा आंसर में, 1 into ये कितना आ जाएगा, 10⁻⁻5 मोल%। इस बात पे भी ध्यान देना, ये जो आंसर है 10⁻⁻5 मोल%, ये भी सही है। परसेंटेज को हटाओगे तो 10⁻⁻7 मोल लिखोगे, ये भी सही है। 10⁻⁻7 Na लिखोगे, ये भी सही है। 10⁻⁻7 into 6 into 23 इतनी कैटायनिक वैकेंसी। तो आंसर के ये सारे फॉर्मेट सही हैं, ये भी आपको बिल्कुल ढंग से पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखें, आपको दे रखा है 10⁻⁻4 मोल% AlCl3 is doped in pure NaCl. Number of कैटायनिक वैकेंसी, ठीक है। जब ऐसा कर रहे हैं तो कैटायनिक वैकेंसी कितनी होगी, तो आप सॉल्यूशन देखें भाई। अभी जो मैंने बताया कैटायनिक वैकेंसी क्या होगी, 2 into AlCl3 डॉप्ड। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 10⁻⁻4 into 2, मेन बात ये 2, ये मोल% आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 into 10⁻⁻6 मोल आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप क्या है, क्वेश्चन में आगे रिजल्ट को आगे और सही कर देंगे इसको, रिजल्ट को, ठीक है। 5th नंबर पे आता है, ये लिखा हुआ है आपको 10⁻⁻7 मोल% KCl is dropped in pure NaCl. Number of cationic vacancy. आप ध्यान दें, अगर मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूं इसी में 3rd नंबर, सोडियम प्लस Cl माइनस। अब मैंने क्या मिला दिया इसके अंदर, पोटेशियम प्लस Cl। तो आप देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का चार्ज सेम है। तो इस वाले केस में जो नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी प्रोड्यूस होंगी, जो इसका आंसर आएगा, इस वाले का आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो आपको पता होना चाहिए जो 5th नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर 0 आएगा। देखो मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, अभी जितने भी क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हुए लिटरली बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको सारी टाइप पता चलनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। आगे देखते हैं। अब इसके बाद सॉलिड्स की कुछ अदर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो अपन लिखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो पहला इसके अंदर आता है पैरामैग्नेटिक। पैरा मतलब प्रेजेंट, इन विच unpaired electrons are present. Unpaired electron present होते हैं and magnetic moment जिसको मैं म्यू लिख रहा हूं, ये किससे गिव होता है, n into n+2 ये रूट बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। देखो केमिस्ट्री की बात करें तो बहुत डिटेल में स्टडी नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है, लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स आर अट्रैक्टेड, ठीक है। अगर आपने क्या है इस तरीके से NS है तो लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है।
फिर जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, आप रैंडमली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली शो करेंगे। बहुत सारे एग्जांपल हैं, Fe है या Fe अलग कैटेगरी में भी आ जाएगा, कॉपर है, कॉपर +2 है आपके पास, मैग्नीज है, मैग्नीज +2 है, मैग्नीज +2 है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, E1 O2 है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल इस कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स के अंदर बहुत सारे एग्जांपल आएंगे। तो क्या खास बात है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है इसमें, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं, इसी में सेकंड नंबर की बात करते हैं, तो ये आता है डायामैग्नेटिक। ठीक है, इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0। इससे म्यू की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। जो लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इसको ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा इसके अंदर सारे के सारे आप क्या दिखाएंगे, पेयर्ड दिखाएंगे, पेयर्ड दिखाएंगे, ठीक है। इस तरीके से शो करेंगे। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं इसके भी, भाई NaCl है, CaCl2 है, बेंजीन है, C6H6 है, MgSO4 है। तो इसके भी कोई एग्जाम्पल याद नहीं करने, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, ठीक है। फिर थर्ड बात करें अपन, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिज्म बोल सकते हो। द solid which behave as permanent magnet after removal of magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद ये क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनकी डोमेन होती है, एक ही डायरेक्शन में हो जाती हैं। वो सारी चीजें इसमें नहीं, केमिस्ट्री में नहीं पढ़नी आपको, लेकिन ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना। तो इसके एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, और इसका रिप्रेजेंटेशन भी आप ध्यान रखेंगे। रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन एक ही डायरेक्शन में होगा। और एग्जाम्पल क्या आएंगे, Fe, कोबाल्ट, निकल, CrO2। तो ये एग्जाम्पल जरूर आप याद रखेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, ठीक। इसके बाद अपन बात करते हैं, ये आता है आपके पास फोर्थ नंबर, एंटी फेरो मैग्नेटिक। इसमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, पर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना होता है, 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है वो कुछ ऐसा होता है कि सारे के सारे जो मैग्नेटिक मोमेंट है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप याद करेंगे, बड़ा फेमस एग्जाम्पल है ये। फिर बात करते हैं अपन फिफ्थ नंबर, ये होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, फेरी मैग्नेटिक। तो इसमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट बट म्यू आर इज लेस देन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने, उसके कारण जितना म्यू आर आना चाहिए था वो नहीं आ पाता इसमें क्योंकि कुछ कैंसिल आउट हो जाते हैं। कुछ कैंसिल आउट होने का मतलब मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे ये कैंसिल आउट हो गए, तो इसके कारण रिजल्टेंट म्यू आ गया। तो इसमें कुछ कैंसिल आउट होते हैं। एंटी फेरो में क्या होते हैं, सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है। फिर इसके जो एग्जाम्पल है ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, फेराइट्स।
ठीक है, जैसे क्या है Fe3O4 है, MgAl2O4 है, इसके ये एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक, तो ये एग्जाम्पल आप याद करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद ध्यान देना डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज आती है, इसको अपन एक नाम दे देते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं। तो बी में अपने पास आती डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखो इसके अंदर पहला आता है पीजो इलेक्ट्रिक। जो पीजो का मीनिंग होता है वो होता है प्रेशर। तो जैसा है प्रेशर से ही इसका मीनिंग निकलेगा, इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेशर। प्रेशर के कारण जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जैसे लाइटर गैस लाइटर होता है ना, उसमें क्या है कि एक तरीके से क्या होगा, जो प्लेन है वो सरफेस बिगड़ जाएगी, प्लस माइनस सारे एक तरफ, तो डाइपोल प्रोड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा अपन कॉम्प्लिकेटेड रीजंस पे नहीं जाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेशर क्या है आपके पास, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, सॉरी पीजो इलेक्ट्रिक है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में आप याद करेंगे, ये आ जाएगा क्वार्ट्ज आ जाएगा, फिर आप याद करेंगे रॉशेल सॉल्ट, याद करेंगे रॉशेल सॉल्ट। ठीक है, दूसरा आपके पास आता है पायरो इलेक्ट्रिक। तो इसमें भी क्या है, पायरो का मतलब होता है हीट। तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू हीट। तो सॉलिड को अगर गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पायरो इलेक्ट्रिक। इसके भी एग्जांपल याद करेंगे, क्रिस्टल्स ऑफ टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड के क्रिस्टल्स, ठीक है, तो सब में मैंने अंडरलाइन कर दिया, मेन ये है, हेडिंग ये है। ठीक है, फिर थर्ड नंबर हेडिंग पे आते हैं अपन, इसी में थर्ड नंबर पे आते हैं अपन। तो ये होते हैं फेरो इलेक्ट्रिक। जैसे ये कंपाउंड थे ना फेरो मैग्नेटिक थे, वैसे ही फेरो इलेक्ट्रिक होते हैं आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड बिहेव एज परमानेंट डाइपोल। परमानेंट डाइपोल की तरह बिहेव करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फेरी इलेक्ट्रिक। देखो इसमें भी ये इसी तरीके से जो इसका डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनता है, सारे प्लस एक तरफ आ जाते हैं और सारे माइनस एक तरफ आ जाएंगे। इसके एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, बेरियम टाइटेनेट Ti3, KH2PO4 एंड रॉशेल सॉल्ट। अभी इसमें एक और रह गया जो कि अपन यहाँ लिख लेंगे इसके बाद, पर मैं आपको क्या सम अप करता हूँ, बहुत आसान सा है ये कंसेप्ट। देखो पैरामैग्नेटिक प्रेजेंट, अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं, और इसका जो सिस्टमेटिक डायग्राम है वो ये रहेगा, एग्जाम्पल याद नहीं करना। डायामैग्नेटिक, अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी जीरो, एग्जाम्पल याद नहीं करना। फेरोमैग्नेटिक क्या होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे तो वो परमानेंट किसकी तरह बिहेव करेगा, परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और ये एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। ठीक, ऐसा ही है फेरो इलेक्ट्रिक, इसमें क्या हटा रहे हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, परमानेंट डाइपोल। ये एग्जाम्पल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको मेमोराइज करना है। ठीक है, फिर बात करते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक,
जैसा ये है वैसे ही एंटी फेरो इलेक्ट्रिक भी आएगा अभी, ठीक। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक में अनपेड इलेक्ट्रॉन तो होंगे, लेकिन मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऐसा होगा कि रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना आ जाएगा, 0। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद करना है। फेरी मैग्नेटिक में क्या होगा, सिर्फ यही कैंसिल आउट हो रहा है भाई, जितने आने चाहिए थे उतना नहीं आ रहा है क्योंकि कुछ पार्ट कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो इसके एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका। फिर डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज में बात करें तो पीजो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेशर, पायरो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू हीट, ठीक है। और फेरो मैंने आपको बता ही दिया। मेनली क्या है, एग्जांपल्स आप मेमोराइज करें जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं इसके बाद। तो इसी में देखें अपन आगे और केस देखते हैं जो मैंने आपको बोला। 4th नंबर ये होगा आपके पास एंटी फेरो इलेक्ट्रिक। इसमें क्या होगा, बिल्कुल सिमिलरली डाइपोल्स आर प्रेजेंट, बट डाइपोल्स तो प्रेजेंट होंगे, बट जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट म्यू आर, ये 0 होगा। क्योंकि क्या है, इस तरीके का डायग्राम बनेगा इसके अंदर, ये सारे प्लस माइनस ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो इसका जो एग्जांपल है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेड जिरकोनेट। तो आप ये याद करेंगे, लेड जिरकोनेट, ठीक है, बिल्कुल आपको याद करना है इस चीज को। अच्छा, जो अपन ने डिफेक्ट्स पढ़े थे उसमें कुछ पॉइंट्स अपन बात करेंगे जो डिफेक्ट्स थे, ठीक है। देखो पहला पॉइंट है, आप जिसको ध्यान रखेंगे, ऑल डिफेक्ट्स आर नॉन एज thermodynamical defects since by increasing the temperature number of defects and types of defects increases। भाई जैसे जैसे आप गर्म करोगे वैसे वैसे क्या होगा, जो एटम के वाइब्रेशन है, मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन है, वो बढ़ेंगे और उससे क्या होगा, उसमें उतनी ही ज्यादा क्या है, डिफेक्ट्स, इम्परफेक्शन प्रोड्यूस होगा। एज द नंबर ऑफ F center increases, the intensity of color also increases। तो F सेंटर का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। तो जैसे NaCl में क्या है, येलो कलर आता है, अगर क्या F सेंटर और बढ़ रहा है तो येलो कलर की जो डार्कनेस है वो क्या होती जाएगी, और बढ़ती जाएगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है आपके पास AgBr, बिल्कुल याद करेंगे आप। AgBr में शॉर्ट की डिफेक्ट भी है एंड फ्रैंकल डिफेक्ट भी है। तो इसमें शॉर्ट की एंड फ्रैंकल बोथ डिफेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आप एक पॉइंट याद करेंगे इसके अंदर, 4th नंबर। देखो जो क्या होता है, सिलिकॉन सोलर बैटरीज होती है, सिलिकॉन सोलर बैटरीज both type of semiconductor, मतलब P and N type are present। तो देखो ये भी क्या है, एनसीईआरटी का ही एक पार्ट है, लाइन एक सिर्फ एक लिखा हुआ है अलग से बॉक्स में। तो आप ध्यान रखेंगे आजकल घरों में, होटल्स में, हॉस्टल्स में सिलिकॉन सोलर बैटरी काम में आती है। सोलर जो एनर्जी है उसके लिए
तो वहां पर क्या है, जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं वो पी और एन टाइप दोनों की होती है। ये आप एज ए पॉइंट आप उसको याद रखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, ये बिल्कुल छोटा सा इसी की कॉन्टिन्यूटी में था, ठीक है। अब अपन क्या है, छोटे छोटे क्या है, जो इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं सॉलिड स्टेट के अंदर, उसी को अपन स्टडी करेंगे। छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो देखते हैं अपन, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।